हाँ। हम बायोलॉजी का अपना सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। आई थिंक एक ही पार्ट इसका बनाया अभी तक। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ लिया था? हमने यहाँ तक पढ़ लिया था, है ना? क्या क्या पढ़े थे तो देख लें एक बार। सेल क्या है, इसके बारे में पढ़ा, ठीक है। था कि वो लीड क्या था कि वो, ठीक है। काफ़ी बड़ा टॉपिक था ये भी, है ना, जो आपकी बुक में कट हुआ है। सेल थ्योरी पढ़ी थी, ठीक है। सेल थ्योरी का मीनिंग पढ़ा था। सेल्स कितने होते हैं पढ़े थे, 3 टाइप्स के पढ़े थे, सिंगल सेल, फ्यूज सेल और मल्टी सेल्ड। सेल्स कितने छोटे कितने बड़े हो सकते हैं ये हमने पढ़ लिए, ठीक है। यह कितना बड़ा चैप्टर ये बेसिकली करने के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 पेजेस हैं अभी भी इसमें। चलो ठीक है। क्या कह रहा है? स्मॉलनेस ऑफ सेल्स, स्मॉलनेस ऑफ सेल, सेल्स की छोटी साइज के बारे में बात कर रहा है। अ ग्रेटर एफिशिएंसी, अ ग्रेटर एफिशिएंसी यानी अभी तक अगर हेडिंग में पढ़ें तो हेडिंग से हमें पता चल रहा है जितना ज़्यादा छोटा सेल होगा, जितना ज़्यादा छोटा सेल होगा उतनी ज़्यादा उसकी क्या होगी, एफिशिएंसी होगी, उतनी ज़्यादा उसकी क्या होगी, एफिशिएंसी होगी। क्या कह रहे हैं? सेल्स जनरली रिमेन स्मॉल इन साइज, सेल्स जनरली छोटे साइज में ही होते हैं। एंड दिस इज बिकॉज ऑफ 2 मेन रीजन, और इसके 2 रीजन है, इसके 2 रीजन है। क्या? Different regions of a cell can communicate with each other rapidly for the cell to function effectively. And cells have a large surface area volume ratio for greater diffusion of substances in and out of the cell. ठीक है, थोड़ा अजीब सा दिया हुआ है, देखो क्या मीनिंग है। वो कह रहे सेल्स जनरली रिमेन इन स्मॉल साइज, सेल्स जनरली छोटे साइज के ही क्यों रहते हैं, ठीक है। तो वो कह रहे हैं इसके 2 रीजन है। पहला, डिफरेंट रीजन्स ऑफ अ सेल, डिफरेंट रीजन्स ऑफ अ सेल, डिफरेंट रीजन्स ऑफ अ सेल मतलब सेल के अंदर ही छोटी छोटी जगह हैं, वो कैन कम्युनिकेट विच अदर, वो अपने आपस में क्या कर सकें, कम्युनिकेट कर सकें जल्दी जल्दी, रैपिडली, और ताकि वो इफेक्टिवली काम कर सकें। अगर चीज़ बड़ी होगी तो डिस्टेंस बहुत होगा, डिस्टेंस बड़ा होगा तो वो रैपिडली कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे, रैपिडली कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे तो वो इफेक्टिवली फंक्शन नहीं कर पाएंगे। तो अब वो कह रहा है कि क्योंकि वो छोटे छोटे होते हैं तो छोटे छोटे होने की वजह से ही वो क्या कर पाते हैं, रैपिडली एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाते हैं और इफेक्टिवली फंक्शन कर पाते हैं, ठीक है। दूसरा कह रहे हैं सेल्स हैव अ लार्ज सरफेस एरिया ऑब्लिक वॉल्यूम for greater diffusion of substance in and out of the cell. यहाँ पे एक वर्ड आया जो कि मैं आपसे पूछना चाहूँगा, डिफ्यूजन का मीनिंग आपको क्या पता है? केमिस्ट्री में या फिजिक्स में हमने वर्ड पढ़ा होगा, ध्यान है आपको क्या होता है डिफ्यूजन? वो कह रहा है सेल्स हैव अ लार्ज सरफेस एरिया डिवाइडेड बाय वॉल्यूम रेशो। सेल्स के पास ना बहुत बड़ा क्या होता है, एरिया अपॉन वॉल्यूम रेशो होता है, बहुत बड़ा। तो किस लिए?
तो इसलिए फॉर ग्रेटर डिफ्यूजन, डिफ्यूजन मतलब होता है फैलना, डिफ्यूजन मतलब होता है फैलना, फॉर ग्रेटर डिफ्यूजन ऑफ सब्सटेंसेस इन एंड आउट ऑफ द सेल, ताकि बहुत सारे जो सब्सटेंस हैं वो सेल के ना सेल के बाहर फैल सकें। तो यहाँ पे सेल के साइज की बात नहीं करी, वैसे सरफेस की सरफेस होता है वो काफ़ी बड़ा होता है। ये रीजन तो समझ में आया कि ये रीजन क्यों है, पहला रीजन तो समझ में भी आया था। रिकॉर्डिंग हो रही है ना हमारी? हाँ देखो वो भी कह रहे हैं टू अंडरस्टैंड दिस सेकंड एडवांटेज, यानी कि वो खुद कह रहे हैं कि सेकंड वाला जो एडवांटेज है ना वो क्लियरली समझ ही नहीं आएगा, तो उसको समझा दें। वो कहते टू अंडरस्टैंड दिस सेकंड एडवांटेज अबाउट सरफेस एरिया अपॉन वॉल्यूम रेशो, इमेजिन अ क्यूब, एक क्यूब इमेजिन करो, ठीक है। विद ईच ऑफ इट्स साइड मेजरिंग 2 मिलीमीटर, उसके तीनों साइड क्या मान लो 2 मिलीमीटर मान लो, तो इसका टोटल सरफेस एरिया कितना होगा? एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, साइड इंटू साइड इंटू जितना सरफेस है वो, साइड इंटू साइड ही होता है बेसिकली। तो उसके अंदर कितनी होती है, 1 2 3 4 5 6 होती हैं, ठीक है। तो 6 से आपने सरफेस से मल्टीप्लाई कर दिया तो आपको टोटल एरिया कितना निकल गया 24 स्क्वायर मिलीमीटर। सपोज वी कट दिस क्यूब इनटू 8 इक्वली स्मॉलर पार्ट्स, स्मॉलर क्यूब अगर आप उसको 8 छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हो, ठीक है, देन टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस स्मॉलर क्यूब्स विल बी 48 किलोमीटर। तो वो कह रहा है फिर आप अगर टोटल वो निकालोगे सरफेस एरिया तो वो कितना रहेगा 48 स्क्वायर मिलीमीटर डबल डेट ऑफ द ओरिजिनल बुक है, विच इज डबल डेट ऑफ द ओरिजिनल लार्जर क्यूब, जो कि क्या है पुराने वाले से बिल्कुल ही बड़ा है, पुराने वाले से बिल्कुल क्या है बहुत बड़ा है। तो कहता है टोटल वॉल्यूम इन बोथ केसेस स्टिल रिमेंस सेम। एरिया तो बेशक बड़ा हो गया, एरिया तो बिल्कुल बड़ा हो गया, एरिया आप मेजर करो तो एरिया बेशक देखने में बड़ा लगने लगा, लेकिन वॉल्यूम की बात की है, इसकी जो कैपेसिटी होगी चीज़ों को स्टोर करने की वो तो सेम ही रहेगी, वो तो सेम ही रहेगी। फिर भी क्या ये कहना चाह रहे हैं, ये कुछ तो क्लियर नहीं हुआ उससे भी। हाँ बस एक चीज़ क्लियर होगी कि पार्ट से डिवाइड कर दोगे तो एरिया तो बढ़ जाएगा मैथमेटिकली, लेकिन जो वॉल्यूम है वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। क्या कह रहे हैं, स्मॉल साइज ऑफ सेल प्रेजेंट अ लार्जर सरफेस एरिया वॉल्यूम रेशो, ठीक है। ये कार्बन डाइऑक्साइड है, फिर इसमें फिर ऑक्सीजन है, न्यूट्रिएंट्स हैं, वेस्टेज हैं, वाटर है, अदर सब्सटेंसेस हैं। A larger surface area related to volume, larger surface area related to volume of the cell ensure greater diffusion of, अब उसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं, न्यूट्रिएंट्स आ जाते हैं, मेटाबॉलिक वेस्ट आ जाते हैं, रेस्पिरेटरी गैसेस आ जाती हैं, एनी डैमेज ऑफ द सेल कैन बी इजीली रिपेयर, और काफ़ी डैमेज जो भी होती हैं सेल को वो काफ़ी रिपेयर हो पाती हैं। सेल की शेप टू सूट फंक्शनल रिक्वायरमेंट, यानी इस लाइन से समझ में आया है कि जिस शेप का होगा उस तरह से कुछ अलग ही फंक्शन करेगा, ठीक है। तो कह रहा है सेल से वेरी ग्रेटली शेप, सेल से होती हैं वो काफ़ी डिफर करती हैं शेप में, वो काफ़ी डिफर करती हैं शेप में, ठीक है। दिस विल डिस्क लाइक, पॉलीगोनल, रेक्टेंगुलर, क्यूबॉइड, हेड लाइक, ब्रांच्ड और इवन इरेगुलर, किसी भी तरह की हो सकती हैं। these shapes these shapes these shapes of cells are often into different functions they perform। तो वो कह जो शेप्स होती है ना, शेप ये ऐसे नहीं होती, हर शेप का मतलब है कि इस शेप वाला ये वाला काम करेगा, ये शेप वाला ये वाला काम करेगा, यानी हर किसी के स्पेसिफिक काम है। देखो सेल्स दिखाई गई, देखो सबों के सेल्स के साइज बिल्कुल अलग अलग हैं, देखो सारे अलग अलग शेप में हैं। ठीक है, लिखा हुआ है ह्यूमन रेड ब्लड सेल्स आरबीसी शॉर्ट में जिसको बोलते हैं, ह्यूमन रेड ब्लड सेल्स आर सर्कुलर। वो कह रहे हैं ह्यूमन की जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं वो सर्कुलर इन शेप होती हैं एंड बाइकॉन्केव होती हैं, टू पास थ्रू नैरो कैपिलरीज एंड ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, ताकि वो छोटी छोटी कैपिलरीज से
निकल सकें और ट्रांसपोर्ट कर सकें ऑक्सीजन को। कैपिलरीज क्या होती हैं? कैपिलरीज सेल्स का भी छोटा पार्ट होती है। कैपिलरीज क्या होती हैं? सेल्स का भी छोटा पार्ट होती है, ठीक है, ताकि इसमें से वो पास हो सके रेड ब्लड सेल्स में और ट्रांसपोर्ट, मतलब सॉरी गलत बोल गया मैं, बड़ा पार्ट नहीं होती बल्कि कैपिलरीज बड़ी होती है। कैपिलरीज बड़ी होती हैं, सेल्स से छोटी होती हैं। कैपिलरीज कैसे मतलब, कैपिलरीज घर होता है सेल्स का, जिस जगह पर सेल्स रहते हैं, जिस जगह पर सेल्स मूव करते हैं उस जगह को बोलते हैं कैपिलरीज। तो वो कह रहा ताकि उस जगह पर कैपिलरीज वो रेड ब्लड सेल्स मूव कर पाए और वो अपने साथ क्या कर सकें, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करें। व्हाइट ब्लड सेल्स आर एमोबोल्ड, एमओई बोल्ड है ना, अमीबा लाइक कहने की मूवमेंट है ना। द सूडोपोडिया, सूडोपोडिया बोलेंगे इसको, ठीक है, पी साइलेंट रहेगा स्पेलिंग के अंदर। दैट कैन स्क्वीज आउट थ्रू कैपिलरी वॉल्स, जो कि कैपिलरी वॉल से बाहर आ सकती है। नर्वस सेल्स आर लॉन्ग टू कंडक्ट impulses from distant parts of the body to the brain and vice versa। वो क्या नर्व सेल्स इतनी बड़ी होती हैं कि वो कोई भी फीलिंग भेज सकती हैं, है ना, किसी बॉडी के किसी भी दूर के पार्ट से आपके ब्रेन तक, और वाइस वर्सा, यानी ब्रेन से भी दूसरे पार्ट तक भेज सकते हैं। इम्पल्स मतलब क्या होता है? एक तरह सिग्नल देना, ठीक है। मसल सेल्स आर लॉन्ग एंड कॉन्ट्रैक्टाइल तो पुल और स्क्वीज द पार्ट्स, किसी को पुल करना या फिर स्क्वीज करने के लिए। गार्ड सेल्स ऑफ स्टोमेटल पोर इन द लिप्स आर बेन शेप्ड टू ओपन और क्लोज द पोर, ठीक है। ये कह सकते हैं, तो ये आपसे एमसीक्यू पूछ सकते हैं, वन वर्ड पूछ सकते हैं कि किस तरह की चीज़ें किस तरह की शेप रखती हैं, किस तरह के मूवमेंट के केस में किस तरह की शेप की सेल्स का यूज़ किया जाता है, ठीक है। ये आपको मैं होमवर्क देता हूँ। एक तो आपकी बुक ऑलरेडी फिल होती है, मज़ा नहीं आता होमवर्क देने में, क्योंकि सारे आंसर लिखे होते हैं, फिर मज़ा नहीं आता होमवर्क देने में। चलो कोई बात नहीं, आप अपना ट्राई करना, हो सके तो जितना अच्छे से हाइड कर सको उतने अच्छे से हाइड करने की कोशिश करना, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ सेल, अब ये थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक आया। सेल के स्ट्रक्चर के बारे में बता रहे हैं कि सेल्स के भी काफी सारे पार्ट होते हैं ना। सेल के अंदर काफी सारी चीजें होती हैं, सेल को तो समझ जरा, सेल का चैप्टर है, सेल को नहीं समझ, सेल को समझ जरा। वो क्या है, वेरियस काइंड्स ऑफ सेल्स टू स्पेशल डिफरेंसेस, अलग अलग तरह के सेल्स अलग अलग तरह के डिफरेंसेस कैरी करते हैं। येट दे ऑल्सो अ बेसिक स्ट्रक्चरल प्लान which is dealt under the term generalized cell, generalized cell। वो कह रहा है कि बेशक डिफरेंट डिफरेंट काइंड की सेल होती हैं, उनके अंदर अलग अलग स्पेशल स्पेशल डिफरेंसेस होते हैं, बट फिर भी उन सबके अंदर एक बेसिक स्ट्रक्चर प्लान होता है, नहीं कुछ ना कुछ तो बेसिक होता ही होता है, जिसको वो किस तरह से समझाते हैं, अंडर द टर्म जनरलाइज्ड सेल, ठीक है। तो अब जनरलाइज्ड सेल की बात कर रहे हैं, एक बेसिक बात कर रहे हैं, जनरलाइज सेंस में बात करें तो क्या है, जनरलाइज्ड सेल कंसिस्ट ऑफ थ्री एसेंशियल पार्ट्स, तीन इंपॉर्टेंट चीज होती है इसके अंदर। सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन क्या होता है, कैसी जगह जहाँ बहुत सारा प्लाज्मा भरा होता है, इसलिए इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। दूसरा न्यूक्लियस, जहाँ पर न्यूक्लियस वगैरह होते हैं। एक साइटोप्लाज्म, एक साइटोप्लाज्म, यानी तीन बेसिकली पार्ट्स हो गए तरह है ना, एक है ना इसके सेल्स के। तो अगर 2.60 shows the structure of a generalized animal cell and of a generalized plant cell as seen under the compound microscope। मैंने आपको दो तरह के सेल दिखाएंगे, एनिमल के प्लांट के। एनिमल सेल है, ये प्लांट सेल है, ठीक है। और भी चीज़ें, पर मेन चीज़ें क्या हैं, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, है ना। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना यहाँ पे येलो येलो, ठीक है, इसी को बोलते हैं प्लाज्मा। इसी को क्या बोलते हैं, प्लाज्मा। इसी को क्या बोलते हैं, प्लाज्मा।
सेल ऑर्गेनल्स, सेल ऑर्गेनल्स बेसिकली क्या कहते हैं, सेल से कुछ ऑर्गन्स होते हैं, तो ऐसा आप ये कह सकते हो। सेल्स के कुछ वो तो मेन पार्ट्स हो गए, तो मेन पार्ट्स हो गए, मेन उन पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, लेकिन वो क्या ना कुछ और ऑर्गन्स भी होते हैं, इनके ऑर्गन्स भी होते हैं, जैसे कि मोस्ट पार्ट्स ऑफ सेल है वो आर डेफिनेट शेप। सेल के मोस्टली जो पार्ट्स होते हैं उनकी शेप डेफिनेट होती है, ठीक है। एक डेफिनेट स्ट्रक्चर होता है और डेफिनेट फंक्शन होता है, ठीक है। सच पार्ट्स आर कॉल्ड ऑर्गेनल्स। इन ऑर्गेनल्स का मीनिंग क्या है? ऑर्गेनल्स मतलब क्या, ऐसे पार्ट सेल के जिनकी शेप डेफिनेट हो, जिनके स्ट्रक्चर डेफिनेट हो, जिनके फंक्शन भी डेफिनेट हो, यानी एस एस एफ क्या हो, डेफिनेट हो, एस एस एफ क्या हो, डेफिनेट हो। The organelles have the same status in the cell as the organs have in the entire body of an animal or plant। वो क्या कह रहे हैं, जिस तरह से ऑर्गन्स का इम्पोर्टेंस या फिर ऑर्गन स्टेटस हमारी बॉडी के अंदर होता है या किसी एनिमल या प्लांट की बॉडी में होता है, वही इनका ऑर्गेनल्स का रोल है, ठीक है, सेल के अंदर। सेल ऑर्गेनल्स आर लिविंग पार्ट, जिनको ये लिविंग होते हैं, ध्यान रखना। लेट अस डिस्क्राइब द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द एनिमल एंड प्लांट सेल्स इन सम डिटेल। तो वो कह रहा है कुछ पार्ट्स का समझ लो, तो दो तरह के पार्ट होगा, लिविंग पार्ट में सेल मेम्ब्रेन बताया था आपको, लिविंग की होते हैं। नॉन लिविंग बोला है, पार्ट्स ऑफ प्लांट के केस में क्या होते हैं, सेल वॉल वो लिविंग नहीं होते, वो नॉन लिविंग पार्ट है बेसिकली, सॉरी, ठीक है, नॉन लिविंग होते हैं बेसिकली। इन साइटोप्लाज्म, अगर हम साइटोप्लाज्म की बात करें, तो साइटोप्लाज्म में बहुत सारे वो होते हैं, क्या कहते हैं ये ऑर्गन्स। पहले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, मिटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी apparatus, रिबोसम, लाइसोसम, सेंट्रोसम, प्लास्टिड्स, ठीक है। जब देखा जाए तो आपके प्लांट के केस में ग्रेन्यूल्स, वैक्यूल्स, शैडो ड्रॉपलेट्स, ठीक है। न्यूक्लियस वाले पार्ट में देखा तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोई, क्रोमेटिन फाइबर्स के, और अगर प्लांट की केस की बात करें तो क्या न्यूक्लियोप्लाज्म। तो काफ़ी सारे पार्ट्स होते हैं। आज जनरलाइज्ड एनिमल सेल एंड जनरल प्लांट सेल as seen under ordinary microscope, most of the parts common to both cells जो कॉमन है उन पर लाइन बनी हुई है, ठीक है। तब ये बात हम बता रहे धीरे धीरे, सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल की, सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल की। इनको क्लियर कर रहा है। ईच सेल इज सराउंडेड बाय सेल मेम्ब्रेन वगैरह, जो भी सेल, जितने भी सेल होते हैं वो सारे सेल, एक एक सेल सेल मेम्ब्रेन से सराउंडेड होता है, यानी उसके चारों तरफ सेल मेम्ब्रेन होते ही होते हैं, या फिर आप कह सकते हो प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये तो मैंने बताया, तो भरे रहते हैं, मतलब प्लाज्मा तो भरा रहता है उनके अंदर, ठीक है। The cell membrane is a living and has a fine pores through which a substance may enter or leave the cell। वो क्या कह रहा है, सेल मेम्ब्रेन जो है तो लिविंग होता है, दूसरी बात इसके पोर्स इतने फाइन होते हैं, इतने मतलब फाइन होते हैं कि कोई भी सेल इजीली एंटर भी कर सकता है, इजीली आउट भी हो सकता है ना। सेल मेम्ब्रेन कंपोज ऑफ लिपोप्रोटीन, वगैरह सेल मेम्ब्रेन से बना होता है, इसके अंदर एक तरह का प्रोटीन होता है, इसका लिपोप्रोटीन है ना। द परमिएबिलिटी ऑफ द सेल मेम्ब्रेन इज सिलेक्टिव। द परमेबिलिटी का मीनिंग लिखो, एबिलिटी, एबिलिटी टू एंटर। वो कहता है एबिलिटी टू एंटर द सेल मेम्ब्रेन इज सिलेक्टिव। वो कहता है इसकी जो एबिलिटी होती है ना, ये काफ़ी सिलेक्टिव होती है, लिमिटेड होती है। इट अलाउज ओनली सर्टेन सब्सटेंसेस टू पास थ्रू व्हाइल प्रिवेंट्स अदर। तो सेल मेम्ब्रेन होते हैं वो केवल कुछ ही चीज़ों को अपने अंदर अलाउ करने देते हैं, एंटर करने देते हैं, कुछ चीज़ों को अलाउ करते हैं एंटर करना, और कुछ चीज़ों को प्रिवेंट भी करते हैं, यानी कुछ चीज़ों को अलाउ नहीं होने देते हैं। प्लांट सेल्स है वो सेल वॉल, प्लांट सेल्स
जो होते हैं, ये तो अभी तो हो गए एनिमल की बात करें, प्लांट की है ना। तो प्लांट सेल्स जो होते हैं बेसिकली वो सेल वॉल रखते हैं, जो कि सराउंड होती है, सराउंडिंग द सेल मेम्ब्रेन, यानी वो भी सराउंड सेल वॉल से कवर्ड होती है। द सेल वॉल इज मेड ऑफ सेलुलोज, अ लिविंग अ नॉन लिविंग सब्सटेंस। वो कह रहा है जो एनी प्लांट सेल होती है तो उनकी सेल वॉल होती है वो सेलुलोज से बनी होती है, सेलुलोज से, ठीक है, जो कि होता है एक नॉन लिविंग सब्सटेंस है। द सेल वॉल गिव्स शेप एंड सर्टेन डिग्री ऑफ रिजिडिटी। ये कुछ शेप देते हैं हमें सर्टेन, और सर्टेन डिग्री, सर्टेन टाइप ऑफ रिजिडिटी देते हैं। रिजिडिटी मतलब क्या होता है, हार्डनेस, स्ट्रिक्टनेस, है ना। The cell without interfering with the function of the cell membrane. A cell wall is freely permeable, allowing the sufficient solution to enter and leave the cell without hindrance. Hindrance मतलब देखो प्रॉब्लम, ठीक है। वो कह रहे थे सेल वॉल होती है वो काफी फ्रीली परमेबल होती है, फ्रीली क्या होती है, परमेबल होती है, वो फ्रीली परमेबल होती है, यानी इसके अंदर कुछ भी बहुत जल्दी इजीली एंटर कर सकता है, कुछ भी आ सकता है, ठीक है। और वहाँ पर सिलेक्टिव भी, वहाँ पर वो क्या थे, सिलेक्टिव, क्या फ्रीली। ये डिफरेंसेस आपको ध्यान रखने हैं, मैं मार्क नहीं कर तो आप कर लो। ठीक है, द सेल वॉल इज स्प्लिट हो गया। द प्लांट, यानी हाँ हो ही चुका। द प्लांट सेल्स शोन इन फिगर 2.6 also shows the portions of the cell walls of 6 surrounding cells। होगा इसमें 6 surrounding cells होंगे इसके अंदर, गिने 1, सॉरी तो एक है ये, 1 2 3 4 5 6, देखने दो आपसे कौन सा नहीं, मैं करता हूँ पहले 1 2 3 4 5 6, देखो 6 चीज़ें हैं, आप काउंट करो, 1 2 3 4 5 6, है ना। Then a thin middle layer, a thin middle layer shown as a thicker dark line। तो thicker dark line हो रही है क्या मिडल में, पता नहीं किसकी बोल रहे हैं ये, इस डार्क लाइन की बात कर रहे हैं। होल्ड द टू एडजेसेंट सेल्स टुगेदर, वो दो सेल्स को लगातार क्या करता है, होल्ड करता है, इसकी बात कर रहे हैं, इसकी बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो ये आपको थिन होल्ड लाइन दिखाई दे रही, थिन लाइन दिखाई दे रही, तो इसको एक साथ दो दो पार्ट्स को क्या कर रहा है, होल्ड कर रहा है, इसकी बात कर रहा है वो, ठीक है, टुगेदर। कॉटन, जूट, कोकोनट फाइबर आर द सेल वॉल्स ऑफ द डेड सेल्स। क्योंकि जो कॉटन होते हैं, जूट प्लांट होते हैं, जो कोकोनट फाइबर्स होते हैं, वो क्या होते हैं, सेल, वो सारे इसके सारे सेल वॉल्स ही होते हैं ऑफ देयर डेड सेल्स, जो कि इनके सेल्स को जाते हैं डेड हो जाते हैं, इनके सेल्स को जाते हैं बेसिकली डेड हो जाते हैं। साइटोप्लाज्म ना आधे घंटे में मैं नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाता हूँ, ठीक है।